जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि कोशिका यानी सेल क्या होता है। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने करी थी। कोशिका हमारे शरीर में या अन्य जीवों में या अन्य जानवरों में कहाँ पाई जाती है। देखिए, कोशिका यानी कि सेल। कोशिका कौन है? सेल है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। बोलोगे अच्छा मैडम अब समझ आया, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, और कोशिका क्या होती है ये तो बताओ। तो समझो, देखिए, कोशिका यानी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी समझ गए आप। देखिए, कोशिका की खोज किसने करी थी? किसने करी थी मैडम बताइए। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने करी थी सन 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी। अब ये मत समझ आना कि रॉबर्ट मतलब वो ऐसा चलने वाला, यूं फिरने वाला, हेलो मैडम चाय लीजिए, पानी लीजिए, जी मैडम कहिए, ये वो वाला रोबोट नहीं। एक विदेशी रोबोट, मेरा मतलब है एक विदेशी यात्री या एक विदेशी व्यक्ति जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, है ना, एक अंग्रेजी व्यक्ति, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने सन 1665 में कोशिका यानी सेल इंग्लिश में उसकी खोज करी थी। समझ में आया? अच्छा देखो, भारत के लोगों ने नहीं करी है, विदेश के लोगों ने करी है। तो विदेश के लोगों का नाम भी देखो विदेशी होएगा, तो रॉबर्ट हुक। बोलोगे मैडम ये नाम याद करने में बहुत परेशानी होएगी। बेटा याद तो करना पड़ेगा, रोबोट से याद कर लेना, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किसकी खोज करी थी? कोशिका यानी सेल की खोज करी थी, और उन्होंने नाम दिया था इसका सेल यानी कोशिका। ठीक है ना, क्या नाम दिया था? सेल यानी कोशिका। एक विदेशी व्यक्ति थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे, इंग्लिश ज्यादा आती क्योंकि विदेशी लोगों को, तो उन्होंने सेल नाम दिया था, हिंदी में कन्वर्ट करा था कोशिका। ठीक है, अब किसमें देखी इन्होंने? किसमें देखी मैडम? तो देखो किसमें देखी थी? पेड़ की छाल यानी कॉर्क, इंग्लिश में कॉर्क। पेड़ की छाल को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्क। कॉर्क में देखा था माइक्रोस्कोप से, ऐसे यूं करके देखा था। कांच का बना रहता है, माइक्रोस्कोप का भी देखा नहीं हो तो नेट पे सर्च करके देखना उसकी पिक, ठीक है, फोटो देखना कि ऐसा कांच की टाइप बना रहता है, ऐसा गोल गोल रहता है, आईने के जैसा दिखता है, और ऐसे देखा था उन्होंने पेड़ की छाल को। पेड़ की छाल में देखा था किसको? कोशिका को। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? सन 1665 में। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने मरी हुई कोशिका देखी। सॉरी, ध्यान देने वाली बात यह है कि हुक ने मरी हुई देखी थी। क्या देखी थी? कोशिका देखी थी, मरी हुई कोशिका देखी थी। काय में देखी थी? पेड़ की छाल में, एकदम छोटे छोटे जीवाणुओं में मिली हुई थी, लेकिन मृत थी, मरी हुई थी, जीवित नहीं थी। अब प्रश्न आ जाए कि भैया जीवित कोशिका, जीवित सेल, है ना, जीवित कोशिका या जीवित सेल किसने देखी? तो देखिए, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने की थी। भारत के लोगों ने कुछ भी नहीं किया यार, बहुत अफसोस होता है मुझे ये पढ़ के। अब बोलोगे मैडम अगर भारत के लोगों ने किया होता तो नाम बड़ा आसान हो जाता, है ना, नाम याद करने में आसान हो जाता। तो देखो, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने, विदेशी व्यक्ति था, इसका नाम भी याद कर लेना, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका यानी जिंदा, जीवित यानी जिंदा कोशिका की खोज करी थी। किसने करी थी? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में, 1674 में। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, करीबन 1665, 70, 74, तो 9 साल के अंदर जीवित कोशिका की खोज करी थी। किसने? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने। आप ऐसे इन दोनों के सन याद कर सकते हो, यानी 9 साल का डिफरेंस था। पहले सबसे पहले मृत कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, फिर जीवित कोशिका की खोज करी थी 1674 में, 9 साल के बाद किसने करी थी? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, क्या देखा इन्होंने? तो बैक्टीरिया देखा था अमीबा में, है ना, अमीबा देखा था और बैक्टीरिया देखा था। इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? ऐसा कांच का आईने जैसा रहता है, आईने जैसा दिखता है ऐसा, तो आईने जैसा जो इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, है ना, वो खुद का बनाया था, है ना। देखना आप फोटो, तो अभी देखना जाके भले से। तो माइक्रोस्कोप बनाया था और खुद का बनाया था, और उससे करी थी इन्होंने किसकी खोज? जीवित कोशिका की खोज। क्या नाम है? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक, 1674 में। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वो ऐसा दिखता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ऐसा दिखता है, ऐसा गोल गोल दिखता है, ऐसे कुछ छेद नहीं रहते। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे बड़ा होता है
तुरंत दिख जाता है, ठीक है। छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इतनी छोटी होती है कि इसको अपने को ना तो उससे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक तरह का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। और इसको माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। मानव की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी? अंडाणु। और ये महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं में अंडाणु पाया जाता है, इसको भी आंख से देखा जा सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। तो मानव की सबसे बड़ी जो महिला होती है, फीमेल होती है ना, फीमेल महिलाएं होती है, उनमें अंडाणु पाया गया है। तो सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में अंडाणु है। मानव की सबसे छोटी कोशिका है ना शुक्राणु है, ये पुरुष में पाई जाती है। शुक्राणु रहते हैं स्पर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे इसमें स्पर्म रहते हैं, ऐसे बहुत छोटे रहते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ। ऐसे स्पर्म रहते हैं और ऐसे एस की चाल चलते हैं ऐसे। और इनकी जो पूंछ रहती है, पूंछ वो बहुत बड़ी रहती है। और इनका जो मुंह रहता है स्पर्म का, वो बहुत बारीक सुई की नोक के बराबर होता है, ठीक है। तो मानव की छोटी कोशिका शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु, ठीक है ना। और ये पुरुष में पाई जाती है, मेल में, ठीक है। तो और जानवर में बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो जानवर में सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ये है अंडा, बहुत बड़ा अंडा है, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखिएगा। जानवर में छोटी होती है शुक्राणु, जानवर में भी छोटी होती है। और जानवर में बड़ी होती है कि सिर्फ शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव की सबसे बड़ी यानी महिलाओं में अंडाणु होता है, जो आंखों से देखा जा सकता है। और इसको तो साक्षात देख सकते हैं। इसको देखने के लिए ना तो कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तुरंत दिख जाता है। किसमें? जानवर में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव की सबसे बड़ी यानी महिलाओं में अंडाणु होता है। मानव की छोटी कोशिका शुक्राणु होती है और जानवरों में भी छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अब इसके आगे हम और जानकारी समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको बताया कि कोशिका की खोज किसने करी है, ठीक है। कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने करी है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। कोशिका यानी सेल क्या होता है, ह्यूमन सेल भी समझ सकते हो आप इसको। देखिए, कोशिका सेल के प्रमुख अंग, जिसे हम बोलते हैं कोशिका अंग, कोशिका के अंग जिसे कहते हैं कोशिका अंग, कोशिका अंग, ठीक है। आज हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कोशिका के अंग समझा देंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, झिल्ली क्या होती है, ये सब चीज़ें आज आपको यहाँ पर पूरा कोशिका के अंग समझाएंगे। देखिए सुनिए, तो हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका झिल्ली का मंत्र समझिए। देखिए, झिल्ली मतलब होता है चौकीदार, जैसे आपके घर के बाहर चौकीदार होता है कि नहीं, वो होता है चौकीदार। तो झिल्ली का अर्थ हो गया चौकीदार। आप बोलेंगे अच्छा मैडम, झिल्ली का मतलब चौकीदार। यस बेटा, झिल्ली का मतलब चौकीदार। इमेजिन करना, ठीक है। अब देखिए, मतलब क्या अंदर जाएगा, है ना, मेरे अंदर खाना क्या जाएगा, क्या मेरे बाहर जाएगा, ठीक है ना, सब कंट्रोल करती है कौन? कोशिका झिल्ली। क्या अंदर जाएगा, क्या बाहर जाएगा, कंट्रोल करा किसने? कोशिका झिल्ली ने। तो कोशिका झिल्ली क्या हो गई? चौकीदार हो गई, है ना। चौकीदार क्या होता है? हाँ भैया तुम अंदर जा रहे हो, अच्छा तुम बाहर जा रहे हो, हाँ भैया क्या काम है, किससे मिलना है, फिर बोलते हैं कि फलाना जी से मिलना है, दिमाका जी से मिलना है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? कोशिका हो गया। तो कोशिका झिल्ली क्या बोल रही है? क्या अंदर जाएगा। क्या है कोशिका झिल्ली? चौकीदार है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा। सबको कंट्रोल करती है कौन? कोशिका झिल्ली यानी चौकीदार। समझ में आया? अब समझिए, एक लाइन में समझना। कोशिका झिल्ली पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती। कोशिका झिल्ली जो पदार्थ होते है ना, अच्छा खाना खाया, बुरा खाना खाया, तो अंदर करा फिर बाहर करा। अब बोलोगे अच्छा मैडम अब समझ आया, जो हम खाना खाते हैं वो अच्छा हो जाता है और जो अच्छा खाना उसको लगता है वो यूज़ कर लेती, बाकी 90% खाना वो बाहर फेंक देती। हाँ यस सही। तो देखिए एक लाइन में, कोशिका झिल्ली पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती। क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा। कोशिका झिल्ली किन में पाई जाती है? तो पौधों में, जानवरों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पौधों में और जानवरों में। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका भित्ति। मैंने अभी आपको कोशिका झिल्ली समझाया है, अब आप समझिए कोशिका भित्ति क्या होती है। देखिए कोशिका भित्ति का अंतर समझिए। देखिए कोशिका ऐसी रहती है, इस प्रकार से हमारे शरीर में बनी रहती है, ऐसी रहती है कोशिका, ठीक है। कैसी होती है? ऐसी होती है। थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना सकते हैं, ठीक है, ऐसी 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 ऐसी, ये है कोशिका। क्या हो गई है? कोशिका, ठीक है ना। अब झिल्ली और ये भित्ति भित्ति आप लगा लेना, है ना, झिल्ली और भित्ति आप लगा लेना। तो ये कोशिका, कोशिका भित्ति का मंत्र समझिए। भित्ति होती है मोटी दीवार। देखिए एक तो होती है अंदर की दीवार,
एक होती है यहाँ पर ऐसी मोटी दीवार, यहाँ पर ऐसी बनी होती है, इस टाइप से बनी रहती है। ये होती है मोटी दीवार किसकी? कोशिका भित्ति की, ठीक है ना। ये बाहर की जो दीवार बनाई ना हमने आपको, ये दीवार है, ठीक है। ये क्या है? दीवार है किसकी? कोशिका भित्ति की, ठीक है ना। और ये अंदर जो ये जो दीवार बनाई थी ना हमने, ये कोशिका झिल्ली थी। तो कोशिका भित्ति मोटी दीवार होती है, मतलब सुरक्षा देती है। देखिए सुरक्षा दे रही है मोटी दीवार, देखिए सुरक्षा दे रही है, आकार भी देती है, सुरक्षा भी देती है। सुरक्षा देती है मतलब कौन सी चीज को, कोई सी भी चीज को सुरक्षित करती है। आकार देती है मतलब शेप देती है, आकार देती है मतलब शेप देती है। एक लाइन में समझेगा, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका की भारी सख्त दीवार होती है। पौधों की, जो पौधे कितने नाजुक होते हैं, कितने नरम होते हैं, तो जो पौधे होते हैं ना, उन पौधों की क्या करती है? भारी सख्त दीवार होती है, ताकि उन पौधों को कुछ तकलीफ ना हो। क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या रहती है? पौधे कितने नरम होते हैं, नाजुक होते हैं, बस अभी जमीन से बस निकले ही होते हैं, और उनमें क्या रहता? कुछ भी नहीं रहता। जरा सा आप ऐसे उखाड़ दोगे तो ऐसे उखड़ जाते, टूट जाते, जड़ सहित ही निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं कि नहीं। तो वही पौधों को क्या करती है? कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका की भारी सख्त जो होती है ना दीवार होती है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या है? पौधों की कोशिकाएं, बैक्टीरिया और कवक पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है? पौधों की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में और कवक में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट किस पर चलते हैं? कोशिका के अंग पर। हाँ तो प्यारे साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं कोशिका के प्रमुख अंग। क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका के प्रमुख अंग। अभी हमने पढ़ा था कि देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका झिल्ली क्या होती है। हम ये दो चीजें पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एक तो पढ़ चुके हैं कोशिका भित्ति और एक पढ़ चुके हैं कोशिका झिल्ली। तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि साइटोप्लाज्म क्या है। क्या है साइटोप्लाज्म? हाँ मैडम बताओ क्या है साइटोप्लाज्म? बच्चों सबका यही सवाल है। सुनिए, देखिए साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका का जो चैप्टर है प्यारे बच्चों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब उसमें समझने जैसा बहुत कुछ है। और कोशिका यानी सेल की खोज किसी एक अकेले वैज्ञानिक ने नहीं करी है। किसी ने जीवित कोशिका की खोज करी है, किसी ने मृत कोशिका की खोज करी है, किसने क्या करा है, किसने क्या करा है। ऐसे कोशिकाओं में बहुत कुछ है, ठीक है। और चैप्टर बहुत बड़ा है और क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं, इसलिए पढ़ना हमारे लिए सब जरूरी है। तो अभी हम लाए हैं साइटोप्लाज्म क्या है। देखिए तीसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म। अभी आप पढ़ चुके हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म क्या होता है? पढ़िए। देखिए कोशिका में जो हमारी कोशिका होती है उसमें जो जेली जैसा पानी होता है ना, जेली जैसा जो पानी होता है ना, उससे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि जो जेली जैसा, अब देखो जेली जैसा पानी, मान लो तेल, तेल कैसा पानी है? जेली। आपने जेली की चॉकलेट खाई है नहीं? वो ऐसी नरम नरम जेली होती है। सपोज आपने जेली का फल ही खाया है, खाया होगा। तो जो जेली जैसा जो फल होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है, वो जो पानी होता है ना उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। यानी आप इसे याद कैसे करिएगा? तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि कोशिका में जेली जैसा पानी, साइटोप्लाज्म। जेली यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका जेली यानी साइटोप्लाज्म। अब देखिए कहाँ होता है? तो कोशिका की चमड़ी, कोशिका की जो चमड़ी होती है ना, झिल्ली के अंदर यानी केंद्रक के चारों तरफ होता है। झिल्ली के अंदर, केंद्रक के चारों तरफ, झिल्ली के अंदर केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अब देखिए इसका काम क्या होता है? आप पूछेंगे क्या काम होता है इसका? तो देखिए कोशिका के छोटे छोटे जो अंग होते हैं ना, इसी जेली में डूबे रहते हैं। कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं, इसी जेली में डूबे रहते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम कोशिका के अंग, तो कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए कोशिका के अंग है सभी अंग इस प्रकार, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब तैरते हैं। और भी बहुत सारे, लेकिन मैंने दो नाम बताए हैं ताकि आप याद कर सकें। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है राइबोसोम। सभी क्या करते हैं? तैरते हैं। आप तैरते हैं कि नहीं? पानी में कभी तैरे आप? ठीक है, सब्जी के अंदर पालक तैरता है, पानी में पालक तैरता हुआ दिखता है जब सब्जी बनती है। तो जो भी पदार्थ, ये सारे पदार्थ इसमें तैरते हैं। देखिए कोशिका का काम क्या रहता है? तो खाना बनाना, टूटना, ऊर्जा बनना। खाना बनना, टूटना और ऊर्जा बनना किसका काम है? कोशिका का काम। कोशिका यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम रहता है खाना बनाना, टूटना, ऊर्जा बनाना, अच्छी चीजें बाहर करना, नहीं अच्छी चीजें अंदर करना, बुरी चीजें बाहर करना, ठीक है ना। एक रासायनिक अभिक्रिया है साइटोप्लाज्म, क्योंकि पानी की बात हुई है ना, यहाँ पर काय की बात हुई है? पानी की बात हुई है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में सब तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि देखिए आप जब पानी डालते हैं तो उसमें पालक डालते हैं, आलू डालते हैं, तो ये आलू पालक सभी सब्जियां जो रहती हैं, और अगर आपने तेल का छोंका मारा है तो तेल क्या होता है? पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये सभी अंग भी सब तैरते हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे सब्जी हमने छोंका मारा तो तेल ऊपर तैर रहा है, आलू तैर रहा है, पालक तैर रहा है, हरी मिर्ची तैरती है ना, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भी सभी अंग तैरते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब कुछ क्या करते हैं? तैरते हैं। अब अगर
और कोशिका का काम क्या रहता है? खाना बनाना, टूटना और ऊर्जा का बनना। ये किसका काम होता है? साइटोप्लाज्म का काम होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है साइटोप्लाज्म, ऐसे याद कीजिएगा। क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है साइटोप्लाज्म। अब देखिए खोज किसने किया? तो रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में किया। अब याद कैसे करें मैडम? तो विर्चो 1855 ऐसे याद कीजिएगा, विर्चो 1855। आप विर्चो भी लिखे आएंगे तो आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो सन 1855 में खोज किया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, ठीक है। अब ट्रिक क्या है कि कोशिका की जेली यानी साइटोप्लाज्म, यही ट्रिक है। ट्रिक कोशिका की जेली साइटोप्लाज्म। याद कीजिएगा कि क्या होता है साइटोप्लाज्म। आपको समझ में आ गया कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, जेली जैसा पदार्थ होता है साइटोप्लाज्म। सभी जो अंग होते हैं इसके अंदर तैरते हैं। आप ऐसे अपनी भाषा में लिखे आइएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब तैरते हैं। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? तो खाना बनना, टूटना और ऊर्जा बनना, अच्छी चीजें अंदर करना, बुरी चीजें बाहर करना, ये किसका काम है? साइटोप्लाज्म का काम हैगा। इसकी जो खोज करी थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में करी थी। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट अंग की तरफ चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए चौथा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आप पढ़ चुके हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और साइटोप्लाज्म। अब चौथा पॉइंट पढ़िए माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कोशिका की जो बिजली फैक्ट्री होती है, खाने से ऊर्जा बनती है, उसे हम कहते हैं, जैसे कोशिका की बिजली फैक्ट्री होती है। क्या होती है? कोशिका की एक बिजली फैक्ट्री होती है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी? कोशिका की। और इससे क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने से ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसको ऊर्जा देता है? कोशिका को ऊर्जा देता है। आप बोलेंगे कैसे? बिल्कुल समझ में आया मैडम, अच्छे से समझाइए, हमारे सर के ऊपर से गया तो समझिए। देखिए बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका काम नहीं कर सकती है। जो कोशिका होती है ना, कोशिका आपने देखा होगा कैसी होती है? हमारे पूरे शरीर में कोशिका होती है, नाक में, आंख में, मुंह में, कान में, पूरे शरीर में, चमड़ी में, त्वचा में, सब दूर क्या होती है? कोशिका होती है। और बिना कोशिका, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका काम कर ही नहीं सकती। अरे भैया जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं तो कोशिका काम कैसे करेगी? इसलिए क्या लिखा कि कोशिका की बिजली फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया। हम जब जो खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है किसको? कोशिका को। इतना समझ आया? आगे देखिए, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा यानी एटीपी। अब ऊर्जा कहाँ से आती है? जो हम खाते हैं ना उससे ऊर्जा आती है। हम खाते खाते पेट में जाता और वही खाना ऊर्जा बनाता। ऊर्जा यानी एटीपी बनाता है। और जैसे ही वो एटीपी बनाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के पास आती है और माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है ले भाई कोशिका, ले तू रख। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को देता है वो कोशिका ले लेती है। कोशिका क्या हो जाती है? बिजली फैक्ट्री। जैसे कोशिका को मिलता है तो वो क्या देती है? हमारे अंदर ऊर्जा देती है। और वही ऊर्जा क्या करती है? काम कैसे करती है? तो देखो ऊर्जा कोशिका के सारे काम, यानी जैसे हम जो दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे भागते हैं, तो दौड़ना कैसे दौड़ रहे हैं? ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना के किसको देता है? कोशिका को देता है। ठीक है, तो दौड़ना तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बढ़ना माइटोकॉन्ड्रिया, काम करना हम जो काम करते, कुछ भी काम करते, खाना बनाना है, कहीं पर जाके किसी कंपनी में काम करना है, तो वो किसकी वजह से करते हैं? हमारा हाथ पैर हिल रहे, चल रहे, मैं बोल रही हूँ, है ना, पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप भी कोई काम करते हो, तो वह कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? उजली ऊर्जा होता है, एटीपी यानी ऊर्जा होता है, जिसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, तो कह देना कि छोटे छोटे दानों जैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसके जैसा दिखता है? छोटे छोटे दानों जैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक झिल्ली की तरह, झिल्ली की सतह की तरह मुड़ा होता है ताकि ऊर्जा ज़्यादा बन सके। ठीक है ना, कैसा होता है? छोटे छोटे दानों जैसा होता है, झिल्ली की सतह की तरफ ज़्यादा झुकाव में रहता है, ऐसा मुड़ा सा रहता है ताकि ऊर्जा ज़्यादा आ सके। अब आप देखिए याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बिजली फैक्ट्री, माइटो ताकत होता है, कॉन्ड्रिया कंडा होता है, ऊर्जा का डिब्बा, मिलके बना माइटोकॉन्ड्रिया। खोजकर्ता कौन थे? तो रिचार्ड अल्टमान थे। देखिए रिचार्ड अल्टमान 1890 के दशक में इन्होंने खोजी थी किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपको मैंने समझा दिया कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब आपको समझाएंगे कि राइबोसोम क्या होता है। देखिए राइबोसोम हमारे शरीर में क्या काम करता है समझाते, क्योंकि हम समझ रहे हैं कोशिका के अंग, कोशिकांग। तो देखिए राइबोसोम छोटी फैक्ट्री की तरह होता है। एक इमेज कीजिएगा कि जो राइबोसोम होता है छोटी फैक्ट्री की तरह होता है।
काम क्या करता है कि सिर्फ प्रोटीन को बनाता है, सिर्फ हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, विटामिन बी की, विटामिन 12 की, विटामिन सी की, जितनी भी कमी रहती है उन सबको पूरी करता है राइबोसोम। कैसे पूरी करता है, प्रोटीन बना करके। इतना समझ आया। अब देखिए किससे बनाता है प्रोटीन, तो देखिए खाने से मिले अमीनो एसिड को आपस में जोड़ करके प्रोटीन यानी वसा को बनाता है। कैसे बनाता है, खाने से मिले अमीनो एसिड को क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है, और उससे मिला जो एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड खाना अपन ने खाया बना, और खाना खाने के बाद राइबोसोम क्या काम करता है, अमीनो एसिड को जोड़ देता है, और जैसे ही अमीनो एसिड जुड़ता है तो उससे बनता है क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन जैसे ही बनता है तो हमारे शरीर में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन 12 की जो कमी रहती है उसको पूरी कर देता है। कौन, प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनता है, राइबोसोम से। राइबोसोम कैसे बनाता है, खाने से मिले अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बनाता है। अब सुनिए किसकी खोज किसने करी थी, तो एमिल प्लादिन ने करी थी। किसने करी थी, एमिल प्लादिन ने। कब करी थी पूछ लिया जाए तो सन 1950 में, यानी 1950 में एमिल प्लादिन ने इसकी खोज करी थी। अब देखिए जैसे आप डॉक्टर के पास गए और बोला डॉक्टर साहब मुझे चक्कर बहुत आ रहे, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, चेकअप करता है, पहले अपने कान में दूसरे डालता है, फिर आपका चेकअप करता है, फिर आपको बोलता है कि अच्छा आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है या विटामिन 12 की कमी है। फिर आप डॉक्टर से पूछते हो डॉक्टर साहब तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर डॉक्टर आपको एक सायरप देता है, फिर आप वो सायरप को अपने अंदर पीते हो, और पीने के बाद जो आपके खून के अंदर जिस प्रोटीन की कमी रहती है वो प्रोटीन को पूरा करता है। साथ में डॉक्टर आपको एक एडवाइस देता है, क्या बोलता है, क्या आप फल फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, हरी सब्जी खाइए। तो आप क्या करते हो, हरी सब्जियां फल फ्रूट खाते हो, वो खाने के बाद में राइबोसोम क्या करता है राइबोसोम क्या करता है, उनको जोड़ता है, और उनको खाने, अब आपने खाना खाया, देखिए खाना से मिले अमीनो एसिड को क्या कर देता है, आपस में जोड़ता है, जोड़ने के बाद प्रोटीन यानी वसा बनाता है, और उससे आपके शरीर में बनता है प्रोटीन। यानी राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन वो कैसे बनाता है, खाने से मिले अमीनो एसिड को आपस में जोड़ करके प्रोटीन बनाता है। ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ लिया है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली यानी कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति पौधों में क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका का जूस, माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा घर, और राइबोसोम यानी प्रोटीन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे केंद्रक क्या होता है। देखिए केंद्रक कोशिका का दिमाग या उसका मालिक होता है। जैसे कि हमारे बच्चों के लिए माता पिता उनके मालिक होते हैं। एक प्रिंसिपल के बगैर स्कूल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। एक बॉस के बगैर फैक्ट्री या कंपनी नहीं हो सकती है। इसी तरह से बिना केंद्रक के कोशिका नहीं हो सकती। इतनी बात ध्यान रखना। और केंद्रक जो होता है वो कोशिका का प्रमुख अंग होता है। कोशिका के अंदर एकदम गोल जैसा दिखता है, अंदर गोल टाइप होता है। देखिए ऐसा, देखिए ये तो होती है कोशिका, ऐसी कोशिका होती है। देखिए ऐसे, देखिए ऐसा होता है। देखिए एकदम बीचम बीच एकदम गोला होता है। अब आप देखिए ये क्या है, कोशिका है। क्या है ये प्यारे बच्चों, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका चित्र के माध्यम से आपको बरोबर दिख रहा होगा। इसी में ऐसा करती हूँ। कोशिका ये बीचम बीच जो दिखता है ना, इसे ये केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज करी थी, खोज करता था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में खोज करी थी केंद्रक की। और ब्राउन ने दिमाग ढूंढा था, दिमाग यानी केंद्रक, केंद्रक में ढूंढा था दिमाग, यानी कोशिका का दिमाग या मालिक ढूंढा था। और यह केंद्रक कोशिका के एकदम बीचम बीच होता है। अब आप बोलेंगे मैडम ये सब जो लाइनें जा रही है ये क्या है, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो कोशिका भित्ति है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम हैगा, ये सब चीजें, ये साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब चीजें हैगी। और यही केंद्रक इन सबको आदेश देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम ये करो, साइटोप्लाज्म तुम ये करो, राइबोसोम तुम बेटा ये करो, कोशिका भित्ति तुम ये करो, कोशिका झिल्ली तुम ये करो। कौन आदेश देता है, ये गोला, एक गोल जैसा दिखने वाला केंद्रक। ठीक है ना, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। गोल जैसा दिखता है, कोशिका के अंदर कैसा दिखता है, गोल दिखता है। कोशिका का दिमाग या मालिक होता है। काम क्या करता है, तो शरीर की जानकारी रखता है, डीएनए संभाल कर रखता है, डीएनए यानी खून संभाल कर रखता है। यह तय करता है कि आँख कैसी होगी, लाल होगी, सफेद होगी, रंग कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, कद कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। कौन तय करता है, केंद्रक तय करता है। और केंद्रक ही सबको काम बताता है कि चलो माइटोकॉन्ड्रिया तुम ये करो, ठीक है, कोशिका झिल्ली तुम ये करो, कोशिका भित्ति तुम ये सब काम करो। ये सब किसको बताता है, ये सभी तत्वों को बताता है। कौन, केंद्रक बताता है। और खोजकर्ता का मैंने बता दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज करी थी। ब्राउन ने दिमाग ढूंढा था काय में, केंद्रक में। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। क्या होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसे शॉर्ट में बोला जाता है ER। देखिए ER
क्या काम करता है, शरीर में प्रोटीन देता है, वसा यानी फैट बढ़ाता है, और ये बनाने के बाद इनको क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। वसा फैट बढ़ाता है और आगे पहुंचाने का काम करता है। आप एक तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत दुबला है, ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत मोटा हो गया तो बहुत मोटा कैसे हुआ, क्योंकि उसके अंदर फैट बढ़ा है। फैट यानी वसा, वसा यानी फैट, फैट बढ़ा यानी उसने खुद खूब अच्छा खाया पिया होगा, तो इस वजह से उसके अंदर फैट बढ़ा होगा, इसकी वजह से वो मोटा हो गया। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला है तो वो दुबला किस वजह से है, क्योंकि उसने कम खाया होगा, तो इसलिए उसके अंदर वसा या फैट नहीं हुआ होगा, तो वसा या फैट आगे नहीं पहुंचा होगा। तो यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसने खूब खाया है खाना पीना, और खाना पीना क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। खाना पीना खाया, जो हमने केंद्रक में पढ़ा ना, केंद्रक में उसमें पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन वसा बनाता है, वसा यानी फैट बनाता है, और फैट बनाने के बाद क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है, आगे की तरफ ढकेलता है। क्या करता है, आगे की तरफ, बोला आगे तुम जाओ, बोलता है आगे जाओ, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है। उसके बाद यहाँ केंद्रक न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। देखो अभी हमने केंद्रक का चैप्टर पढ़ा था, आपको अभी केंद्रक समझाया था क्या होता है केंद्रक, तो यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। देखिए ये होता है केंद्रक, ठीक है, ठीक है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है केंद्रक, जो कि एक गोल दिखने वाला एक भाग होता है। क्या होता है, गोल दिखने वाला एक भाग होता है, और इसके पास में पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ देख सकते हो, इसके पास केंद्रक के पास में पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके पास पाया जाता है, केंद्रक के पास में पाया जाता है। ER 2 प्रकार का होता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ER कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, शॉर्ट में RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए राइबोसोम प्लस खुरदुरा होता है, यानी इसकी सतह पर राइबोसोम होता है। क्या होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता हैगा, इसलिए यह कैसा होता है, खुरदुरा खुरदुरा होता है। खुरदुरा होता है इसलिए इसकी सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना और उसको आगे भेजना। मैंने बताया ना, प्रोटीन बनाता है, उसको क्या करता है, आगे की तरफ ढकेल देता है। अब देखिए दूसरा कौन सा होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इसका क्या काम होता है, ये चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना होता है, खुरदुरा नहीं होता है, इसलिए इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये खुरदुरा होता है इसलिए इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये चिकना होता है इसलिए इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये चिकना होता है, ये फैट बनाने का काम करता हैगा, और इसका काम क्या होता है, जहरीले पदार्थ को साफ करना होता है। क्या करना होता है, जहरीले पदार्थों को साफ करना होता है, ठीक है। ये काम होता है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी SER। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों 7 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कोशिका के अंग के, जिन्हें कहते हैं हम कोशिकांग। अब हम 8वां पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और 8वां पॉइंट हैगा गोल्जी बॉडी क्या होती है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बने रहिए और सुनिए कि हम गोल्जी बॉडी कैसे पढ़ेंगे। 2 मिनट बने रहिएगा, मैं आपको गोल्जी बॉडी पूरी तरह से समझा दूंगी, और ऐसे समझा दूंगी कि इसके बाद आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे, बहुत आसान भाषा में। तो देखिए गोल्जी बॉडी कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। जब भी गोल्जी बॉडी जैसा शब्द आ जाए कि गोल्जी बॉडी यानी कि कोशिका का पोस्ट ऑफिस है ना, गोल्जी बॉडी कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए कोशिका का पोस्ट ऑफिस क्या है, बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे, उन्हें भैया कोशिका का पोस्ट ऑफिस, उन्हें गोल्जी बॉडी मैडम, जाहिर सी बात है, अभी तो आपने बताया। हाँ तो प्यारे बच्चों अब अगर कोई भी क्वेश्चन कर दे कि गोल्जी बॉडी क्या है, तो बोलना कोशिका का पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कर दे कि कोशिका का पोस्ट ऑफिस, घुमा दे क्वेश्चन को, तो कहना कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी, है ना, समझ गए। अब देखिए गोल्जी बॉडी कोशिका का पोस्ट ऑफिस है, इतना तो हमको समझ में आ गया। जिस प्रकार से जैसे पोस्ट ऑफिस में पहले सामान आता है, फिर उसे हम अच्छी तरह से पैक करते हैं, पैक होता है, फिर सही जगह भेजा जाता है, किसकी सहायता से, ट्रक की सहायता से, है ना। ट्रक या लोडिंग की सहायता से क्या करते हैं, सामान को अच्छी तरह से गुड़ी मुड़ी करते हैं, अच्छा पैक करते हैं और भेज देते हैं, वैसे ही सही जगह भेजा जाता है। तो वैसे ही गोल्जी बॉडी भी है, और यहाँ चीजें पहले ले लेती है गोल्जी बॉडी, फिर उसे सजा देती है, अच्छी तरह से सजा देती है, यानी पैकिंग कर देती है उसकी, और सही जगह पर भेजती है। और किसकी सहायता से, वेसिकल की, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जो सामान देता है वो ट्रक की सहायता से भेजा जाता है, और गोल्जी बॉडी में जो सामान देता है वो वेसिकल की सहायता से भेजा जाता है। बस इतना सा याद रखिएगा। देखिए ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म है E और R। ये क्या करता है ER, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है।
किसकी तरह काम करता है? फैक्ट्री की तरह। इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनता है? वसा और प्रोटीन, और यही वसा प्रोटीन ये किसको दे देता है मालूम है? ये दे देता है गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी क्या करती है? चीजें ले लेती है ना। चीज क्या हो गई? वसा और प्रोटीन ले लेगी, उसे सजा देगी, अच्छी तरह से पैकिंग कर देगी, सजा देगी और सही जगह भेजती है ना। किसकी सहायता से? वेसिकल की सहायता से भेजती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि खोजकर्ता कौन है, तो केमिनो गोल्जी। कौन है? देखो, गोल्जी बॉडी नाम भी है और जिस शख्स ने इसका खोज करी थी उसका नाम भी गोल्जी है ना, केमिनो गोल्जी। एग्जाम में लिख दीजिएगा खोजकर्ता का नाम गोल्जी या गोल्जी, केमिनो गोल्जी। ठीक है। अब ये कैसा दिखता है? क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कैसा दिखता है तो बोलोगे कैसा दिखता है मैडम? तो देखिए चपटी प्लेट की तरह होता है। जैसे 3-4 चपटी प्लेट ले लो और उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख दो, तो जैसी चपटी प्लेटें उन दिखती है वैसा ही सेम गोल्जी बॉडी दिखता है। अब कहाँ पर पाया जाता है? क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बोलोगे कहाँ पाया जाता है मैडम? तो देखिए केंद्रक के पास में पाया जाता है। ऐसा गोल केंद्रक होता है ना, ऐसा 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 दिखता है। ठीक है। तो ये क्या आपको बताया ना, कोशिका में एक सबसे बीचम बीच केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग। तो केंद्रक के पास में होता है क्या? गोल्जी बॉडी। और पौधों और जानवर दोनों में पाया जाता है ना। कहाँ होता है? केंद्रक के पास होता है। कहाँ पाया जाता है पूछ दिया जाए तो बोलना पौधों और जानवर दोनों में पाया जाता है। अगर पूछ दिया जाए कैसा दिखता है तो बोलना चपटी प्लेट की तरह दिखता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के पास में। किस में पाया जाता है? तो बोला पौधों और जानवर दोनों में पाया जाता है। खोजकर्ता केमिनो गोल्जी। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, गोल्जी बॉडी। ठीक है। अब हम 9वां पॉइंट समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कोशिका के अंग, बायोलॉजी का हम पढ़ रहे हैं। कोशिका के अंग, कोशिका क्या है? सेल है ना, ह्यूमन सेल पढ़ रहे हैं। तो देखिए 10वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, कि लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। देखिए कोशिका का सफाई कर्मचारी होता है लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम मैडम? हमको बताइए। तो देखिए लाइसोसोम हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं है ना, उनकी सफाई करता है, उन कोशिकाओं की। लाइसोसोम। मान लीजिए कि आपके घर में अगर गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, ठीक है, बदबू आ रही है, मक्खी भिनक रही है, तो आप क्या होगे? थोड़े 2-3 दिन में आप बीमार पड़ जाओगे, है ना, क्योंकि आपके घर में गंदगी है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है, जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि आपको बताया ना हमने अभी तक कि पूरा शरीर कैसे बना है? कोशिकाओं से तो बना है। और अगर हमारी कोशिकाओं में अगर गंदगी होगी, ठीक है, तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। ठीक है, वो भी बीमार पड़ सकती है या मर भी सकती है गंदगी की वजह से। तो वो गंदगी को साफ कौन करेगा? लाइसोसोम। कौन साफ करेगा? लाइसोसोम। सिर्फ इतना बात करना कि कोशिका का सफाई कर्मचारी कौन है? लाइसोसोम है। कौन है? लाइसोसोम। अगर कोई लाइसोसोम नहीं होगा तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। ऐसा कैसा आप एग्जाम में भी लिख के आइएगा, यानी जहां पर सफाई वहां लाइसोसोम। कोशिकाओं में जहां पर सफाई होगी वहां पर लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का सफाई कर्मचारी। ठीक है। अब देखिए सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? यानी आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम, है ना। अगर ये चाहे, क्यों बोला जाता है इसको आत्महत्या की थैली? क्यों बोला जाता है इंग्लिश में सुसाइड बैग ऑफ सेल? क्योंकि ये चाहे ना तो पूरी कोशिका को खत्म कर सकती है, मार सकती है। कौन? लाइसोसोम। इतना खतरनाक होता है और इतना डेंजरस होता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है, कोशिका को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उसको विनाश कर सकती है, उसे मार सकती है लाइसोसोम। अगर कोशिका लाइसोसोम के हिसाब से नहीं चले, अगर लाइसोसोम बोले कि हमारे हिसाब से चलो, या कोशिका के अंदर जितने भी तत्व हैं अगर वो लाइसोसोम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो लाइसोसोम क्या करेगा? उनको खत्म भी कर सकता है, मार भी सकता है, विनाश कर सकता है। इसलिए उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी कोशिका की, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या है, तो कह देना लाइसोसोम, है ना। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिख के आना लाइसोसोम। अब अगर पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी कीटाणु रहता है ना, कोई भी एंजाइम, गंदा एंजाइम रहता है तो उसे सट से खा जाता है, खत्म कर देता है, सफाई करके रखता है एकदम साफ चक। जैसे कि हमारे घर में झाड़ू और सुपड़ी, झाड़ू जैसे अपन झाड़ू से कचरा साफ करते हैं कमरे में, है ना, फिर सुपड़ी से उसको इकट्ठा करते हैं। इसी तरह से जो लाइसोसोम होता है ये क्या काम करता है?
लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, तो पाचक एंजाइम पाया जाता है। ये पाचक एंजाइम जो रहते हैं ना, ये कोशिका के अंदर जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं ना, उन पदार्थों को खत्म कर देता है, तोड़ देता है, उनको साफ कर देता है, एकदम बिल्कुल क्लीन कर देता है जगह को, ठीक है ना। तो अगर पूछ दिया जाए ना कि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, तो कह देना पाचक एंजाइम। वो पाचक एंजाइम क्या काम करता है, पदार्थों की सफाई करना, गंदे पदार्थों को नष्ट करना, बैक्टीरिया को खत्म करना, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए तीसरा क्वेश्चन कि लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो ये कचरा नष्ट करना है ना, कोशिका की सफाई रखना। कोशिका की क्या करना, सफाई रखना। अगर लाइसोसोम कोशिका की सफाई नहीं रखता तो सारी कोशिकाएं मर सकती है, इसलिए लाइसोसोम कोशिका की सफाई करता है और कचरा नष्ट करता है। ट्रिक से याद करिए। अब आप बोलेंगे मैडम लाइसोसोम कैसे याद करें बताइए। तो देखो लाइसोसोम ऐसे याद कीजिए। लाइसोसोम ये मैंने यहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखिए लाइसोसोम, LYSO लाइसो, ठीक है। लो और साफ करो। लाइसोसोम को हम कह देते हैं कि लो और झाड़ू साफ करो। अभी इतनी गंदगी कैसे कर दी तुमने, ठीक है। घर में हम बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है हमको कि लो और अभी इसको साफ करो, पानी गिरा दिया, गंदी वाला कर दिया, यहाँ पे करते हैं ना। तो लाइसोसोम मतलब लो और साफ करो। आई होप आपको लाइसोसोम समझ में आया होगा।